देखिए, और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है उसको हम बेटा बायो मेम्ब्रेन के बेस पे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने कल चर्चा आपसे की थी, मेम्ब्रेन 4 प्रकार की होती हैं, इम्परमेबल मेम्ब्रेन, परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी पर मेम्ब्रेन और सिलेक्टिव। ऑल बायो मेम्ब्रेन्स आर सिलेक्टिव। सिलेक्टिव शब्द भी सही है और उसके लिए डिफरेंशियली सिलेक्टिव भी सही है। क्लियर हो गया। सेमी परमेबल जो है ये आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, और इम्परमेबल आपकी मैं चर्चा कर ही चुका हूँ बेटा, अब परमेबल की भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। ठीक, अब देखना बेटा, पहले तो ये बात समझ में आ गई बेटा। फिर देखिए, फिर मैंने क्या किया, ऐसे फिर बनाया। इस देखिए, इसका क्या मतलब निकालोगे आप लोग। अगर मैं इस तरह बता रहा हूँ तो इसका मतलब निकालोगे बेटा, लिपिड की 2 लेयर हैं, इसलिए किसी मेम्ब्रेन में जो है फास्फोलिपिड बाई लेयर होती। क्या होती है बेटा? ठीक है, ये भी बात है। देखिए, इससे एक फायदा ही हुआ, एक तो आपका फिजियोलॉजी के लिए हो गया, ट्रांसपोर्ट भी क्लियर हो रहा, और आप जब कभी साइटोलॉजी इसको बताया जाएगा तो उस जगह ये पॉइंट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मैं यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा, अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ बेटा, देखिएगा, तो मैं लिखूंगा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये याद रखना मेरे बच्चों। क्लियर हो गया बेटा? ठीक, आगे मेरे बच्चे फिर बढ़ेंगे। मैं चूंकि ये आपसे चर्चा कर चुका हूँ, मेजर कॉन्स्टिट्यूंट ये होता है, तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये फिगर बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ये देखिएगा, ये आया इस तरह। जितने बार मैं बनाऊं उतनी बार रिकॉल मन में करेंगे कि ये फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है। ये किसकी बाई लेयर है? फॉस्फोलिपिड। क्लियर है? ठीक है, ये देखिए, एक और बना दे रहा हूं। कोई भी चीज़ आप अगर जब भी पढ़ोगे तो उसको डायग्राम के अनुसार पढ़ना चाहिए। डायग्राम से चीज़ें और आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आती हैं, उसका एक आइडिया अच्छे से आता है। ठीक है, देखिए, जब ये लिपिड बाई लेयर की बात की हमने, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स इधर से उधर जाते हैं तो कैसे जाते हैं। तो एक सीधी शब्द पहले जानो बेटा, 2 प्रकार की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे मॉलिक्यूल जो लिपिड में सॉल्युबल हों, ठीक, उनको हम लिपोफिलिक कहते हैं। क्या कहते हैं संजय बच्चों? जो वाटर में सॉल्युबल हो, हाइड्रोफिलिक कहते हैं। ठीक, अब आप बताओ, जो लिपिड के द्वारा लिपिड में सॉल्युबल होंगे तो लिपिड उनको उनके इधर से उधर जाने में, मूवमेंट में या ट्रांसपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, और इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट को हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? ठीक, जैसे मैंने मान लो बेटा, ये माना कि देखिएगा, ये मान लीजिए कोई फैट का है, ये फैट मॉलिक्यूल है, तो सभी जानते हैं फैट सॉल्युबल इन फैट। बोलो बेटा, जब फैट सॉल्युबल इन फैट है तो फैट का मॉलिक्यूल ये लिपिड बाइलेयर के द्वारा चला जाएगा। ठीक, तो ये जो फैट के मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट हुआ, ये सिंपल डिफ्यूजन हुआ। कैसा बेटा? समझ में आ गया बेटा? ठीक, फिर मैंने यहाँ गैस की बात की थी। गैस का भी मूवमेंट जो होता है बायोमेम्ब्रेन से, वो भी सिंपल होता है। कैसा होता है? मान लीजिए मैंने यहाँ ऑक्सीजन लिया बेटा, ये ऑक्सीजन हो गया, और ये मूवमेंट करेगा तो ये सिंपल डिफ्यूजन हुआ। क्या हुआ बेटा? ठीक, मान लीजिए मैंने यहाँ CO2 लिया, तो ये भी है, तो ये भी कैसा हुआ? सिंपल डिफ्यूजन। कोई डाउट मेरे बच्चों? तो आप गौर कर रहे होंगे कि चाहे फैट मॉलिक्यूल हो, चाहे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हो,
चाहे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हों, ये सब बेटा लिपिड बाइलेयर के द्वारा आसानी से निकल जाते हैं, इसलिए इस डिफ्यूज़न को हम क्या कहेंगे, सिंपल डिफ्यूज़न। ठीक है, तो आप कभी भी पढ़ते होंगे, चाहे बड़ा बॉटनी की मेम्ब्रेन की बात हो, चाहे हम लोग जब रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे बड़ा एल्वेलाई में की जो लंग एल्वेलाई उसकी सेल मेम्ब्रेन हो, वहाँ पे हमेशा कैसा होता है एक्सचेंज, सिंपल डिफ्यूज़न। बड़ा क्लियर हो गया। ठीक, यहाँ पे आप लिख सकते हैं यह है सिंपल डिफ्यूज़न, सिंपल डिफ्यूज़न। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? अब देखिए अगली बात आती है, ऐसे मॉलिक्यूल जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको हाइड्रोफिलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं लिपोफिलिक बेटा। ठीक, अब देखेंगे बच्चों, अगर मान लीजिए ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, ये देखिए ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है जिनको हम बेटा चैनल प्रोटीन कह सकते हैं। ठीक, ये देखिएगा, मान लीजिए ये चैनल प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन। ठीक बेटा, देखिएगा इसके बगल में फिर मैंने यहाँ पे देखिएगा ये लिपिड बाइलेयर के मॉलिक्यूल हैं, ये देखिए ऐसे किया, ऐसे किया, और ये लिपिड बाइलेयर के मॉलिक्यूल हैं, ये लिपिड बाइलेयर के मॉलिक्यूल है। फिर मैंने यहाँ पे चैनल प्रोटीन बना दी। ये इसलिए मैं बार बार अलग अलग बना रहा हूँ बेटा कि चैनल प्रोटीन स्पेसिफिक होती है, मतलब सेलेक्टिव होती है, सैचुरेशन हो सकता है और इस पर इनहिबिटर का इफेक्ट हो सकता है। ठीक, तो अगर कोई चैनल प्रोटीन है तो वो किसी विशेष चीज़ के लिए स्पेसिफिक है, तो उस विशेष को तो जाने देगी, सबको जाने नहीं देगी। ये बात ध्यान रखिएगा। संजय बेटा, ये बात दोबारा सुन लो बेटा कि जो चैनल प्रोटीन है हम आपसे चर्चा करेंगे, ये SSI सिलेक्टिव होती है, सैचुरेटेड होती है और इन पे इनहिबिटर का इफेक्ट पड़ता है। ये ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, अब मेरे बच्चों ध्यान देना, चैनल प्रोटीन से एक और बना लेता हूँ बेटा मैं यहाँ पे। ये देखेंगे बेटा, ये लिया मैंने, इस तरह से लिया, इस तरह से लिया, इस तरह से लिया। ठीक बच्चों, देखेंगे, ये देखिएगा, ये मैंने ले लिया, इस तरह बना लिया। ठीक है, देखेंगे बेटा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो ये चैनल प्रोटीन्स जाएंगे वो मॉलिक्यूल जाएंगे जो वाटर सॉल्युबल होंगे या वाटर अफेक्टेड होंगे, उनको हम बेटा हाइड्रोफिलिक कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? यहाँ पे आप देखिए, ये हो गए हाइड्रोफिलिक, बच्चों देखो, तो एक सीधा कॉन्सेप्ट, लिपोफिलिक सिंपल डिफ्यूजन, हाइड्रोफिलिक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, कुछ सोचना ही नहीं। लिपोफिलिक कैसे हो गए? सिंपल डिफ्यूजन। ये तो समझाने के लिए मैं इतनी कहानियां बताऊंगा आपको, तो आप, लेकिन आप जब पूरा समझ जाओगे तो आखिरी में यही निष्कर्ष निकालोगे, जो लिपिड वाले हैं वो सिंपल हैं और जो हाइड्रोफिलिक वाले हैं वो फैसिलिटेटेड है। वो क्या है बेटा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो कैसे मेरे बच्चों? जैसे मान लो यहाँ इसके द्वारा सोडियम जाता है। कौन जाता है? सोडियम बच्चों जानते हैं वाटर सॉल्युबल है, और जो वाटर सॉल्युबल है या वाटर अफेक्टेड है तो हाइड्रोफिलिक है। जो हाइड्रोफिलिक है तो इसके द्वारा जा नहीं सकता, तो उसके लिए कोई माध्यम चाहिए, कोई उसको सहायक चाहिए, और सहायक कौन है बेटा? ट्रांसपोर्टर प्रोटीन चैनल। क्लियर हो गया था?
ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन चैनल। ठीक है बच्चों। अब देखिए पोटेशियम है, पोटेशियम भी वाटर इफेक्टेड है, हाइड्रोफिलिक है, तो क्या चाहिए? चैनल। ग्लूकोज है, ग्लूकोज भी वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है तो हाइड्रोफिलिक है, तो क्या चाहिए? चैनल। ये बात समझ आ गई बच्चों? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? तो आप देख सकते हैं। एक मिनट बहुत ध्यान दो, मैंने इस चीज़ की यहाँ पे बात किया है कि जो ये चैनल प्रोटीन्स हैं या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, ठीक, ये सिलेक्टिव होती, कैसी होती? सिलेक्टिव एंड स्पेसिफिक। अब सिलेक्टिव है तो इस चैनल से अगर सोडियम जाएगा तो पोटेशियम ग्लूकोज नहीं जाएगा। ठीक, अगर इस चैनल से पोटेशियम जाएगा तो इससे सोडियम और ग्लूकोज नहीं जाएगा। अगर इस चैनल से ग्लूकोज जाएगा तो इससे सोडियम पोटेशियम नहीं जाएगा। बेटा बात समझ में आ गई मेरे बच्चों? ठीक है, तो पहली बात अच्छे से समझ में आ गया बेटा? ठीक है, अब आगे देखेंगे सैचुरेशन। क्या बेटा? सैचुरेशन। बेटा सैचुरेशन हमने वैसे आपसे चर्चा किया था। मान लीजिए यहाँ पे कोई बायो मेम्ब्रेन है बेटा, ये देखिए फिर से मैं दिखा रहा हूँ, इसको देखेंगे इस तरह से यहाँ पे, और मैंने ऐसे दिखा दिया बेटा, इस तरह दिखाता चला जा रहा हूँ। देखेंगे यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, फिर मैंने इसको ऐसे दिखाया बेटा, ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, फिर मैंने इसको ऐसे दिखाया बच्चों, ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। ठीक, अब बेटा देखिए मैंने आपसे चर्चा किया था, देखिए सैचुरेशन, अगर मान लीजिए यहाँ इससे 2 सोडियम आयन जा रहे हैं प्रति सेकेंड। ठीक, अब देखिए अगर एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन और है, दूसरी चैनल आ गया, तो अब देखेंगे तो यहाँ पे अब हो जाएंगे 4 सोडियम आयन प्रति सेकेंड। ठीक, हमने एक और ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है तो हो जाएंगे 6 सोडियम आयन प्रति सेकेंड। क्लियर? अब देखिएगा इसके बाद देखिए, तो आप देखिए जब तक ट्रांसपोर्टर चैनल प्रोटीन है तब तक देखिएगा ट्रांसपोर्ट क्या होगा, कैसा होता है? इंक्रीज करता रहेगा। लेकिन जैसे ये खत्म हो गए, इसके बाद कितने भी सोडियम आप मिलाओ ये इंक्रीज नहीं करे। इसी को सैचुरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अगर हम इसके ग्राफ की बेटा बात करते हैं तो ग्राफ इंक्लाइन इंक्रीज है, फिर एकदम कांस्टेंट हो जाएगा। आगे बच्चों जो ये आएगा ये सैचुरेशन को इंडिकेट करता है। किसको करता है बेटा? क्लियर हो गया मेरे बच्चों? ये बात समझ आ गई? तो एक तो बात क्लियर हो गई, ये सिलेक्टिव हैं, मतलब स्पेसिफिक हैं, मतलब हर चैनल से हर चीज़ नहीं जा सकती है। कुछ जो चैनल जिस चीज़ के लिए है, अगर सोडियम है के लिए चैनल तो केवल सोडियम को जाने देगा, अन्य को नहीं जाने देगा। अगर ग्लूकोज का है तो ग्लूकोज को तो जाने देगा, अन्य को नहीं जाने देगा। ये सिलेक्टिव हो गया। और फिर देखिए जितने चैनल हैं, जब तक चैनल में जितने चैनल हैं उतने अगर बढ़ते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, ट्रांसफर वाला। समझे बच्चों? लेकिन एक इसके बाद वो इंक्रीज नहीं करेगा, मतलब उसे सैचुरेटेड कहेंगे। क्या कहेंगे? तीसरी चीज आती इनहिबिटर्स। क्या आते बेटा? बात समझे बच्चों? अब देखेंगे यहाँ पे इनहिबिटर जो है, अगर मैंने यहाँ पे बात किया, अगर मान लीजिए कोई इनहिबिटर यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक, प्रोटीन के में R ग्रुप होता है, ठीक है, और R ग्रुप से आके कोई इनहिबिटर अगर जुड़ जाएगा तो इनहिबिटर के जुड़ने से जो ये आपके चैनल प्रोटीन है इनका शेप चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? ठीक है, देखिए ये मान लीजिए इनहिबिटर है, मैंने यहाँ पे इनहिबिटर लगा दिया बेटा, इनहिबिटर है, तो इससे चैनल का शेप चेंज हो जाएगा। चेंज
शेप ऑफ चैनल प्रोटीन। ठीक, जब इसका शेप चेंज हो जाएगा, मान लीजिए ग्लूकोज का चैनल था, ठीक, अब इसका शेप चेंज हो जाएगा तो ग्लूकोज को ये ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। अगर यहाँ पे पोटेशियम पे लगा तो पोटेशियम के चैनल का शेप चेंज हो गया तो पोटेशियम को ये ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो आपके हैं प्रोटीन्स होते हैं, इसका इफेक्ट है SSI। एस का मतलब क्या है? एस का मतलब क्या है? आई का मतलब क्या है? इनहिबिटर। पहले तो इतनी बात समझ में आ गई सारे बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? ठीक है, देखेंगे, बड़ी समस्या आई। ठीक, अब हम लोग एनसीईआरटी में आते हैं, फिर मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। ठीक है, देखिएगा, स्पेसिफिक एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। देखिएगा, मान लीजिए स्पेसिफिक एग्जाम्पल आप याद करिएगा। ठीक, आप लोग बायोमॉलिक्यूल में पढ़ते हो GLUT4, क्या पढ़ते हो? ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 4। ठीक है, अब वो इंसुलिन से रिलेटेड होता है। अब देखिए, वो केवल उसी को जाने देगा, बाकी दूसरी को जाने नहीं देगा। ठीक है, याद रखिएगा, बायोमॉलिक्यूल में दिया गया है GLUT4, ये इंसुलिन से रिलेटेड होता है और ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, और इसमें इंसुलिन का जो होता है परमेबिलिटी को बढ़ाता है ग्लूकोज की। तो उसे GLUT4 ये रिसेप्टर्स प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो कि मेम्ब्रेन में होती है। अब ये है, अगर GLUT4 के लिए तो केवल ग्लूकोज को तो जाने देगा, अन्य किसी को जाने नहीं देगा। ये एग्जाम्पल हो गया बेटा, ये बात समझ आ गया? आया था, सब आएंगे। ठीक है, अगर नहीं बेटा, अगर आया था, हाँ, और सुनिए बेटा, आगे भी आएगा। ठीक, जितना आप लोग पढ़ रहे हो पूरा पेपर मिलेगा, लेकिन समझ के पढ़ना, रटने की कोशिश मत करना तो फंस जाओगे बेटा। नीट रटने का नहीं है, नीट क्लियर और समझने का है। ठीक है, अगर मैं समझा ले जाऊंगा तो आपको पूरा पेपर आपका, मैं क्यों कॉन्फिडेंस से रहता हूं कि मैं पूरा पेपर करा लूँ, क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी हर एक लाइन को एक्सप्लेन करने की क्षमता रखता हूं, मेहनत करता हूं उस पर, आपसे मेहनत करवाएंगे। अगर नहीं तो क्यों बच्चे के 100% आ गए? पिछले बार भी 100% ही नंबर थे। एक क्वेश्चन जो उसका गलत हुआ था, वो उसकी बेवकूफ़ी हुआ, वो हाँ क्या सारी इंडिया में सही होगा, उसी का गलत हुआ, नहीं तो उसके फिर 100% मार्क्स आते। आप लोगों को मालूम है, तो आप पूरा सोचो, इसीलिए हम कहते हैं पूरा 100% तैयारी करो, क्योंकि एनसीईआरटी से ना, एनसीईआरटी मैं आपको तैयार कराऊंगा। ठीक है बेटा, आइए बच्चों, इतनी बात हो गई बच्चों। ठीक, अब आइए एनसीईआरटी देखें क्या कहती है, दोबारा देखो बेटा। फैसिलिटेड, देखिएगा, पेज नंबर 176 है बेटा। फैसिलेट का मतलब क्या होता है? हेल्प करना। क्या होता है बेटा? हेल्प करना। समझे बच्चों? तो देखिए, ये जो चैनल प्रोटीन है ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। ठीक है, देखिए, जिनमें हेल्प नहीं है वो सिंपल डिफ्यूजन है, जिनमें हेल्प है वो फैसिलिटेटेड है। पूरा सीधे छोटे याद कर लो। और जो लिपोफिलिक हैं वो बिना हेल्प की हैं, जो हाइड्रोफिलिक हैं वो विथ हेल्प हैं। सीधी सी बात, कितना छोटा हो गया। अब अभी लाइनें तो इसलिए बताना मुझे जरूरी है चाहे आपको पूरी चीज दिखे एनसीईआरटी में, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं आपको पढ़ना। ठीक, देखिए मेरे बच्चों, ऑलरेडी प्रेजेंट फॉर डिफ्यूजन टू अकर, डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन रेट डिपेंड अपॉन, पहला शब्द देखिएगा आप याद है, साइज। साइज बच्चों ध्यान देना, सॉल्युबिलिटी एंड कंसंट्रेशन। ठीक, जो ये डिफ्यूजन रेट है बेटा, डिफ्यूजन है, मैं अगर इसको दिखाऊं बेटा, ये देखिएगा, ये डिपेंड करेगा साइज ऑफ मॉलिक्यूल, सॉल्युबिलिटी
और ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक बेटा, देखेंगे जो रेट है अगर छोटे साइज के हैं तो तेज चलेंगे, ज़्यादा इसमें सॉल्युबल है तो आसानी से निकल जाएंगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो उतना तेज होगा। मतलब दो जगह के बीच, मान लो ए और बी दो हैं, एक जगह बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल है, एक जगह बहुत कम है, तो जो बहुत ज़्यादा बहुत कम डिफरेंस जहाँ होगा वहाँ पे तेजी से जाएंगे। ये बात समझे बेटा? तो तुरंत बेटा बताइए, जो सिंपल डिफ्यूज़न इसका रेट किन तीन चीज़ों पे डिपेंड है? साइज, सॉल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन। ASC SSC। ठीक है, एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो डिफ्यूजन रेट डिपेंड अपॉन दी SSC। S फॉर C फॉर, बड़ा समझा क्या? अब दूसरा देखो, अब ये दूसरे पॉइंट आ रहा, ये अगर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है इसके क्या कैरेक्टर है? SSI। S मतलब, फिर S का मतलब, I का मतलब, इक्वेशन तैयार कर लो। ठीक है, तो डिफ्यूजन रेट SSC की तरह है और ट्रांसपोर्टर प्रोटीन SSI की तरह है। बात समझ में आ गया बेटा? मैंने आपको अभी ये चीज़ बताई है। तुरंत अपनी एनसीईआरटी की एक लाइन को देखिएगा। देखिए, डिफ्यूजन ऑफ एनी सब क्रॉस मेम्ब्रेन डिपेंड ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ लिपिड, सॉल्युबिलिटी इन लिपिड। सीधे सीधे मैंने आपसे बोला लिपोफिलिक, जो लिपोफिलिक होंगे उनका डिफ्यूजन फास्ट होगा और जो हाइड्रोफिलिक हैं उनका डिफ्यूजन स्लो होगा। रुको, तुरंत क्वेश्चन यहाँ बन गया, इस जगह बनाया जा सकता है। वो ये क्वेश्चन बनाए बेटा कि एक मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन में बच्चों ध्यान देना, ऑक्सीजन है, सोडियम है, पोटेशियम है, ग्लूकोज है। इनमें सबसे फास्ट कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? ऑक्सीजन। आ गया? ठीक, अब आप तुरंत समझ गए होंगे बेटा। अब मैं इसी में क्वेश्चन बना रहा हूं कि अगर कोई ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका स्लो डिफ्यूजन कैसे होगा, तो आपको वहां सीधे सीधे देखना, स्लो वो होंगे जो हाइड्रोफिलिक होंगे। अब बताइए, ग्लूकोज, पोटेशियम, सोडियम, इनका स्लो मूवमेंट होगा कि फास्ट? ये क्वेश्चन बन रहा है। ठीक, अब बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, फैट, इनका कैसा होगा? फास्ट। समझे बेटा? तो आप सीधे रटिएगा नहीं, इनको ये देखो कि क्या वो बना सकता है। अब ये जीवन भर के लिए आपके लिए पॉइंट हो गया कि जो चीज़ें बेटा, जैसे हमारी बच्चों तो ऑक्सीजन हम लोग जैसे लेते हैं, अब इसका उपयोग हम अपने पे कर रहे हैं, मतलब एनिमल पे कर रहे हैं, और अगर ये चीज़ बड़ा स्लो होती तो क्या हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन जल्दी मिल पाती? हमें तो तुरंत चाहिए। ठीक है, तो तुरंत इसलिए चाहिए, नेचर ने इसलिए बनाया होगा कि आसानी से पहुंच जाए। तो ये बेटा कैसे हुआ, लिपिड की बाइलेयर से कैसा हो, आसानी से ट्रेवल कर सके, और आसानी से ट्रेवल कर सके तो मूवमेंट कैसा हो गया? फास्ट। ये बात समझ आ गई बच्चों? अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस तरह क्वेश्चन कभी आ जाए, मेम्ब्रेन से कौन स्लो जाएंगे, कौन सा फास्ट जाएंगे, तो वहाँ रटना नहीं है। आप उस जगह इस पॉइंट को देखना, कौन वाटर सॉल्युबल है तो वो स्लो जाएंगे, कौन फैट सॉल्युबल है तो फास्ट जाए। भाई ये की पॉइंट है। आ गया बेटा? क्लियर? यही एनसीईआरटी कह रही बच्चों। कौन से बेटा? नहीं बेटा, वो चीज़ अभी हम वहाँ बताएंगे। एक्टिव तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया। ठीक, अब वो किसी माध्यम से जाएंगे, एनर्जी का यूज़ करेंगे। ठीक, इनकी अपेक्षा फास्ट होंगे, इनकी अपेक्षा, लेकिन इनकी अपेक्षा स्लो होंगे। समझ गए? ये पॉइंट है, लेकिन वहाँ आता तब मैं चर्चा करता। देखो एक और क्वेश्चन बन गया बेटा। देखिए, अगर सोडियम आयन बच्चों
ठीक, पैसिव है तो स्लो होगा, ठीक, अगर एक्टिव है तो इसकी अपेक्षा फास्ट होगा, लेकिन सिंपल की अपेक्षा स्लो होगा। ऐसे क्वेश्चन बन गया। आगे बेटा एक बात है, फैसिलिटेड जो है सिंपल की अपेक्षा हमेशा स्लो होगा, चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो पैसिव हो। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? ठीक, फिर से देखिएगा, डिफ्यूजन रेट किस पे डिपेंड करता है? एसएससी। ये पॉइंट याद रखना है मेरे बच्चों, एसएससी, साइज, सॉल्युबिलिटी एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आया बच्चों? और जो ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हैं, चैनल प्रोटीन, इनका कैरेक्टर क्या होगा? एसएसआई, सेलेक्टिव सैचुरेशन एंड इनहिबिटर। समझे बेटा? ठीक, आइए अपनी एनसीईआरटी में देखो, यहां पे देख सकते हैं बच्चों, देखिए इन देखिए सॉल्वेंट इन लिपिड द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मेम्ब्रेन। बेटा तुरंत देखिए क्वेश्चन बन रहा है, किसी भी मेम्ब्रेन का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है? लिपिड, फास्फोलिपिड। ठीक, इसके बाद कौन है? प्रोटीन। बच्चों ध्यान देना, फिर कौन है? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये कहीं पे बड़ा प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और कहीं पे लिपिड की मात्रा थोड़ी कम, लेकिन जनरली जो आप देखेंगे तो लिपिड ज़्यादा होता है। ये आपका एक जनरली मैंने बात किया है। फिर आगे बढ़ेंगे, सब्सटेंस सॉल्युबल इन लिपिड, मैंने अभी आपको बताया है, डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन फास्टर। अब तो बात क्लियर हो गई बेटा, दे दी लाइन? ठीक है, अब देखिए, अब आप यहाँ पे कुछ ये नहीं कह सकते हैं, तो एक सीधा कॉन्सेप्ट याद करोगे, देखिएगा, सिंपल डिफ्यूजन इज फास्टर देन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यस कि नो? ऑलवेज। ठीक, आगे बढ़िए तुरंत बेटा, सब्सटेंस दैट हैव हाइड्रोफिलिक मोइटी देखेंगे, ठीक, डिफिकल्ट टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन, डिफिकल्ट टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन, डिफिकल्ट टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन। रुको, क्यों? अब यहां पे हम थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा। बच्चों देखिएगा, जो हेड होता है, ठीक, ये हाइड्रोफिलिक होता है। कैसा होता है? ठीक, बच्चों ध्यान दो, हेड है हाइड्रोफिलिक, और जो टेल होती है हाइड्रोफोबिक। समझे बेटा? ये ध्यान रखना, अगर आप भूल जाएं कि कौन फिलिक और फोबिक है, तो आप याद रखो, पानी पीते हेड से ही है, तो फिलिक अफेक्शन आ गया बेटा। टेल से कभी पानी नहीं पिया जाता, तो फोबिक हो गया। अब तो समझ आ गया? ये भी मेरे बच्चों सीखो, देखो क्यों, देखो हर चीज का रीजन भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, फिलिक इसलिए है क्योंकि इसका कंपोनेंट ग्लिसरॉल होता है। कौन होता है? बात समझे बच्चों? ग्लिसरॉल है, ये जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अपने आप बच्चों क्लियर करना इसलिए। और सारे बच्चे जानते हैं ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, वाटर सॉल्युबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बात समझ आ गया? ठीक है, ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, ये वाटर सॉल्युबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए ये हाइड्रोफिलिक है। समझे बच्चों? ठीक, ये जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक है ड्यू टू फैटी एसिड। बात समझे बच्चों? ड्यू टू फैटी एसिड, फैटी एसिड। ये बात समझ में आ गई बेटा? अब आप बच्चों ध्यान दो कि अगर देखा जाए तो फॉस्फोलिपिड देखिएगा, ये डुअल नेचर की है। डुअल नेचर नहीं हो गया? हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। ये बात समझे बच्चों? अब आप बच्चों ध्यान दो,
मान लीजिए कोई सोडियम आयन है तो हेड रीजन को तो क्रॉस कर गया, लेकिन टेल रीजन में फंस जाएगा। और देखिए, और यहाँ से यहाँ तक टेल रीजन है तो यहाँ से जाने में परेशानी क्रिएट करेगा। बस इसीलिए एनसीईआरटी इन बच्चों देखो क्या लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए फाइंड इट डिफिकल्ट टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन। आए बच्चों, जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से यहाँ क्रॉस करने में उनको डिफिकल्टी होगी। डिफिकल्टी होने का कारण क्या है? टेल किस नेचर की है? हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफोबिक से हाइड्रोफिलिक चीजें पास नहीं हो सकती। क्लियर? ठीक, इसलिए इनको मुझे जरूरत पड़ी किनकी? चैनल प्रोटीन, या मैं पहले शब्द अपने बच्चे से सिखाऊंगा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की। किसकी जरूरत पड़ी? ठीक है, और उस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को हम कहते हैं चैनल प्रोटीन। क्या कहते हैं? बात समझे? और इन चैनल प्रोटीन से हमें ये मॉलिक्यूल जाएंगे, कौन से जाएंगे? हाइड्रोफिलिक। तो कितना कॉन्सेप्शनल है, ठीक है। और आप खुद समझ रहे होंगे, और जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जो गए ये चैनल के द्वारा ये पाए जाते हैं मेम्ब्रेन्स में, और बाई लेयर के बीच बीच में पाए गए। हाँ, अभी ये याद करो बेटा, ठीक है। वो आज है नहीं तो उसको क्यों कहें, मतलब उसके चक्कर में कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है, नहीं तो फिर हम गड़बड़ हो जाएगा ना बेटा। आगे आइए, आगे बढ़ो। मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रोवाइड साइट एट विच, बच्चों देखना, फाइंड डिफिकल्ट टू पास द मेम्ब्रेन, देयर मूवमेंट हैज बी फैसिलिटेटेड। अब देखिए, जब अगर यहाँ पे ये नहीं है होते तो इसके द्वारा हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल पास नहीं हो पाते। तो इनको फैसिलिटी देने के लिए, इनके सहयोग करने के लिए, इनकी हेल्प करने के लिए इसमें विशेष प्रकार की प्रोटीन आ गई, जिनको हम बेटा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर चैनल प्रोटीन कहते हैं। अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है? क्लियर हुआ बेटा? ठीक, ये बात समझ आ गई एनसीईआरटी की। फिर आगे बढ़ेंगे। मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रोवाइड साइट एट विथ सच मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन। अब देखिए कितनी बढ़िया चीज है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के द्वारा कौन से मॉलिक्यूल जाते हैं? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। खुद आप अंदाज लगाओ बेटा, अगर ईमानदारी देखो तो क्वेश्चन बन भी रहे हैं और क्वेश्चन आपको समझ में भी आ रहे हैं, समझे बेटा? और जब आप समझ के पढ़ते तो खुद ही क्रिएट होता है क्वेश्चन क्या बनने जा रहा है, क्या एग्जाम में आएगा। बात समझे बेटा? और आप रट रहे हो, जब आपको टॉप रटने से हाँ स्लिप ही हो जाओगे। स्लिप मिस्टेक ना है, हम तो कहते हैं स्लिप हो जाओगे, ठीक है। बस बड़ा एक बात सुनो, बहुत बड़े अगर आप रटने वाले हैं तो नंबर अच्छे आ सकते हैं, जरूरी नहीं सिलेक्शन हो जाए। कहीं कैसे, जैसे वो बैठे उनके 86 नंबर, मान लो क्वेश्चन सही हो गए तो नंबर तो अच्छे हैं, 90 में अगर 86 सही है नंबर तो अच्छे हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं है। और समझ के पढ़ेंगे तो दोनों चीज़ संभावना है, अच्छे नंबर भी आएंगे और सिलेक्शन भी होगा, समझे? तो आप रटने और समझने में अंतर करेंगे। तो बात समझ में आ गया मेरे बच्चों? ठीक, आगे बढ़ जाइए मेरे बच्चों, तुरंत देखेंगे। दे डू नॉट सेटअप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को तो सेट करते नहीं है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी प्रेजेंट फॉर मॉलिक्यूल डिफ्यूज इवन फैसिलिटेटेड बाय प्रोटीन। बेटा इसी को कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या कहते हैं बेटा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बेटा क्लियर हो गया? ठीक, बात समझे बच्चों? अब देखिए यहाँ पे एक बात और सीखे। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे सोडियम के 4 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पोटेशियम के 4 मॉलिक्यूल हैं, इनके 4, और यहाँ पे मैं 2-2 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा जहाँ पे कंसंट्रेशन हाई उसको कहा जाएगा जहाँ यूनिट एरिया में मॉलिक्यूल की संख्या ज़्यादा होगी। अगर यूनिट एरिया में मॉलिक्यूल की संख्या ज़्यादा है तो हाई कंसंट्रेशन, यूनिट एरिया में मॉलिक्यूल की संख्या कम है
तो लो कंसंट्रेशन। एक बात क्लियर हो गई? अब सुनेंगे, अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है तो हाई कंसंट्रेशन को एक नाम दिया था अपहिल। क्या दिया था? और जहां लो होता है उसे कहते हैं डाउन हिल। बड़ा समझे बच्चों? अब तुरंत बताओ, तो ये मूवमेंट कैसा हुआ? अपहिल हुआ कि डाउन हिल? डाउन हिल हुआ। तो अप हिल और डाउन हिल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक, ये पॉइंट याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है, अब अच्छे से पूछते हैं। आगे बढ़ जाओ अपनी एनसीईआरटी में। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेशल प्रोटीन, मार्क करेंगे स्पेशल प्रोटीन, हेल्प मूव सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी एनर्जी। ठीक बच्चों? अब बच्चों ध्यान दो, जब बेटा एक बात सुनो बेटा, जब आप किसी बड़ा स्लोप पे साइकिल चलाते हो और स्लोप से जब नीचे की ओर उतरते हो, ठीक, तो मैं कहूँ स्लोप की जो ऊंचाई है वो अप हिल है और स्लोप से जब नीचे आते हो वो डाउन हिल है। तो वहाँ पे आप साइकिल के पैडल के लिए एनर्जी देते हो कि नहीं देते हो? कहाँ देते हो? क्लियर हो गया? ठीक, तो जो ये बड़ा डाउन हिल मूवमेंट होता है बच्चों ध्यान दो, उसके लिए कोई भी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं दी जाती। जो यहाँ बेटा एनर्जी के कई फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन जो जनरली यूज करते हैं उसे एटीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? बात समझे? क्लियर? देखिएगा बच्चों ध्यान दो, अगर मैंने कहा सोडियम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर गया तो एटीपी यूज हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो ये पैसिव प्रोसेस हुई कि एक्टिव? पैसिव। पोटेशियम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर गया तो एनर्जी एटीपी में यूज हुई कि नहीं हुई? तो पैसिव हुआ। ग्लूकोज अगर हाई से लो गया तो कैसा हुआ? पैसिव। आगे बच्चों, तो बच्चों जब भी कभी मूवमेंट डाउन हिल की ओर होगा तो पैसिव होगा, जब भी कभी मूवमेंट अप हिल की ओर होगा तो एक्टिव होगा। बेटा समझ में आ रहा? क्या हो गया बेटा? बोलो, आ रहा समझ कि नहीं आ रहा है? ठीक, ये ऐसे पॉइंट्स इनमें हंसी तो नहीं आ सकती। अगर हंसी आ रही है तो इस पर, इन पॉइंट पे आपका ध्यान नहीं है। क्योंकि बेटा देखो, कहीं आप खुद बताओ SSC, ये कहीं हंसने वाले पॉइंट है? SSC नाम ही नहीं याद होता है। S का मतलब क्या है? फिर S का मतलब क्या है? सॉल्युबिलिटी। फिर C का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन। फिर यहाँ पे S का मतलब क्या है? सिलेक्टिव। फिर S का मतलब क्या है? I का मतलब क्या है? बात समझे बच्चों? तो इन चीज़ों को बड़े अच्छे से पढ़िए। तो ये जो प्रोसेस हो गई, ये कैसी प्रोसेस हुई? पैसिव। तो ध्यान देना, एक बात तो अच्छे से समझना बेटा, अगर आप समझे तो बहुत अच्छा पॉइंट बन सकते हैं क्वेश्चन। बेटा जो ये सिंपल डिफ्यूजन होता ऑलवेज पैसिव। ठीक, बेटा सिंपल डिफ्यूजन या डिफ्यूजन ऑलवेज कैसा है? पैसिव। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और ट्विस्ट करके पूछूं, किसी मेम्ब्रेन में लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट एक्टिव की पैसिव? ऑलवेज। ठीक, अगली बात ध्यान देना, अगर फैसिलिटेटेड की बात होती है मे बी एक्टिव मे बी पैसिव। ध्यान दे, अगर वो डाउन हिल की ओर मूवमेंट है तो पैसिव। अभी मैं आपसे कुछ ही पल बाद चाहता हूं, अगर वो अपहिल की ओर मूवमेंट है तो एक्टिव। तो एक्टिव और पैसिव टर्म यूज फॉर सिंपल डिफ्यूजन की फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? फैसिलिटेटेड। सिंपल डिफ्यूजन तो ऑलवेज पैसिव है। नहीं, बड़ा देखिए, फैसिलिटेटेड जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, स्पेशल टाइप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये नहीं, सुनो, हम यहाँ क्या कह रहे हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज स्पेशल टाइप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अभी मैं चर्चा करूंगा क्यों। मान लीजिए यहाँ पे लो कंसंट्रेशन से, बेटा ध्यान दीजिए, लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन की ओर थ्रू किसी प्रोटीन के द्वारा गए
तो फैसिलिटी हो गई, फैसिलिटी तो हो गई। अब देखिए, अब वो मूवमेंट हुआ लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर। वो जब होगा जब एनर्जी दी जाएगी, तो उसे कह दोगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या है बेटा? आया बच्चों? ठीक, ये भी देखें, अभी इसको क्लियर करना। ये बात समझ में आ गया बेटा? तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ फैसिलिटेड डिफ्यूजन पैसिव है, लेकिन अगर एनर्जी यूज कर दी तो वो एक्टिव हो जाएगा। बात समझे बेटा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे, लेकिन उसमें फैसिलिटेड का पार्ट है वो। ठीक बच्चों, देखिए फैसिलिटेड डिफ्यूजन, बच्चों ये पॉइंट, स्पेशल प्रोटीन में चैनल प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन भी कह सकते हैं, हेल्प मूव सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी एनर्जी को बॉक्स में करिए। ठीक, फैसिलिटेड डिफ्यूजन कैन नॉट कॉल नेट ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल लो टू हाई कंसंट्रेशन। आया? लो टू हाई नहीं होगा, हाई टू लो होगा। मैंने आपसे कहा था फैसिलिटेड डिफ्यूजन में जब पैसिव होगा तो मूवमेंट हमेशा डाउन हिल की ओर होगा। किधर होगा? ये बात समझे बेटा? हाई कंसंट्रेशन को अप हिल कहा जाता है, लो कंसंट्रेशन को डाउन हिल कहा जाता है। ये जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, अब आप इसे समझें। आगे बढ़ो अपनी एनसीईआरटी में, देखेंगे हाई कंसंट्रेशन दिस वुड रिक्वायर इनपुट एनर्जी। अगर मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन की ओर जाएगा लो, तो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी। ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज मैक्सिमम ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर बीइंग यूज्ड। अब सुनो बेटा, मैंने आपसे यहाँ बात की थी, अगर देखिएगा यहाँ पे 3 ट्रांसपोर्टर प्रोटीन हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप जब 3 हो गए तो इन जो यहाँ मूवमेंट होगा वो एक मैक्सिमम पीक पे पहुँच जाएगा। इसके बाद ये आगे इंक्रीज नहीं करेगा। इसे कहेंगे सैचुरेशन। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बेटा? तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक की बात भी की है, जैसे GLUT4 की बात की, और फिर मैंने सैचुरेशन की बात की, फिर मैंने इनहिबिटर की बात की थी। अगर कोई इनहिबिटर आएगा तो जो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन, इनका क्या चेंज हो जाएगा? शेप। और जब शेप चेंज हो जाएगा तो वहाँ वो ट्रांसमिट या ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ये बात समझे बेटा? ये देखिएगा सैचुरेशन फैसिलिटेड, बच्चों ध्यान देना, डिफ्यूजन इज वेरी स्पेसिफिक को बॉक्स में करिए। वेरी स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक, इट अलाउज सेल टू सेलेक्ट सब्सटेंस फॉर अपटेक। ये दोनों पॉइंट हैं। मैंने यहाँ पे बेटा इस पे जो पहले बोला था, ये क्या बोला? सिलेक्टिव। क्या बोला था? मतलब नहीं, अगर ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन सोडियम के लिए है तो इस सोडियम के लिए सिलेक्ट किया इसने, पोटेशियम को नहीं। अगर ये ग्लूकोज के लिए है तो ये ग्लूकोज को तो जाने देगी लेकिन सोडियम को नहीं। ये बात समझ में आ गया? ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देखिए आप पूछ सकते हैं, इट इज सेलेक्टिव टू इनहिबिटर विच रिएक्ट विथ प्रोटीन साइड चेन। प्रोटीन साइड चेन, बच्चों ध्यान देना, जो ये प्रोटीन साइड चेन है वो बेटा हो जाएगा आर ग्रुप। क्या हो जाएगा? ठीक बेटा ध्यान देना, जो ये है ये आर ग्रुप जो रिजेंट होते हैं उनसे बाइंड करेगा इनहिबिटर, जिससे इनका शेप चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? शेप। अब एक पॉइंट और सीखो बच्चों, अगर इनसे, बच्चों देखो, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया एक और फिगर इसी तरह बना दे रहा हूँ, ये देखना आपको जानना चाहिए। ये देखिए ये लिया, ठीक। अगर वाटर मॉलिक्यूल आ जाता है थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, तो उस प्रक्रिया को ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ठीक, ये मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल है और यहाँ इधर आ गया, तो इस घटनाक्रम को ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अब मैं यहाँ सीधे सीधे कह सकता हूँ, आपसे अगर कोई पूछता ऑस्मोसिस क्या है तो कहोगे डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू द मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। आगे बच्चों, डिफ्यूजन ऑफ वाटर
थ्रू सेलेक्टिव मेम्ब्रेन या सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ये बात क्लियर हो गई। दो बातें और सीखना है बेटा। देखिए, मेम्ब्रेन के द्वारा पानी कम मात्रा में इसके द्वारा जाता है। क्यों कम जाता है? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा इनको रोकने वाली फैटी एसिड की चेन है, फिर भी कुछ ना कुछ पहुंच ही जाता है, तो उस घटनाक्रम में इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। ट्रांसपोर्ट होता है डाउन कौन बेटा? ऑस्मोसिस। अब बेटा ये मतलब लो टू हाई होता है। हाँ, और क्या बेटा, अभी मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। अगली चीज़ देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे ये कह दूँ कि पानी की ज़्यादा मात्रा किसके द्वारा जाती है, तो विशेष प्रकार की इसमें प्रोटीन होती हैं जिनको एक्वापोरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आप एक देखिए, अगर आप गौर से ध्यान देंगे तो देखिएगा कि मेम्ब्रेन के द्वारा जो वाटर मूवमेंट हो रहा है, ठीक, वो दो तरीके से हो रहा है, एक ऑस्मोसिस के द्वारा और दूसरा एक्वापोरिन के द्वारा। मोर थ्रू एक्वापोरिन, लेस थ्रू ऑस्मोसिस। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ बच्चों? ठीक। अब ये भी मैं कह सकता हूं वाटर का ट्रांसपोर्ट अगर किसी मेम्ब्रेन से पास होता है तो वो मैं कहूँगा विद प्रोटीन है तो एक्वापोरिन होगा, विदाउट प्रोटीन है तो ऑस्मोसिस होगा। मैं यही मानता हूँ बेटा। ये बात समझ आ गई बेटा? ठीक। देखिए अपनी एनसीईआरटी में प्रोटीन फ्रॉम चैनल्स, चैनल नाम दे दिया गया बेटा इन्हें, इन द मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल पास थ्रू सम चैनल आर ऑलवेज ओपन। इसको मार्क करो। अदर कैन बी कंट्रोल। देखिएगा जो चैनल हैं ये जो हैं ऑलवेज ओपन और कुछ कंट्रोल होते हैं बच्चों, ठीक। और जो ये चैनल जो हैं ये कंट्रोल जो होते हैं बच्चों, ये किनके द्वारा कंट्रोल होते हैं? हार्मोन और इलेक्ट्रोकेमिकल्स। बस ने ये पॉइंट नोट कर लेना। जहाँ ये लिखा है आप वहाँ नोट कर सकते हैं बेटा, लिख लीजिएगा यहाँ पे, बाय हार्मोन और इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। ये चर्चा हम लोग जब इम्पल्स कंडक्शन पढ़ाएंगे तब कर लेंगे, ठीक है? ठीक। देखिएगा कैसे, देखिए आप याद करो कि एक हार्मोन होता है जो स्टोमेटल को बंद करने में हेल्प करता है, ठीक। वो तो हो गया लिप सरफेस का पोर, वहाँ पर तो गार्ड सेल्स आ जाती हैं। बात समझे बेटा? लेकिन अगर और की बात करता हूँ कि जो हार्मोन होते हैं वो इन प्रोटीन्स के जो चैनल्स हैं इनको क्या करते हैं? इनके स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, और स्ट्रक्चर को जब चेंज करेंगे तो उनसे मूवमेंट क्या होगा? चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हम तो ये कहेंगे बेटा, हटे तो ओपन, जुड़े तो चेंज। तो उस कंडीशन में ये इनके जो इनसे मूवमेंट है वो उससे क्या होगा? अफेक्टेड होगा। ये बात समझे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे बढ़ेंगे। पोरिन इंपॉर्टेंट चीज़ है। पोरिन लार्ज साइज चैनल होते हैं, इसे नोट करेंगे, लार्ज साइज चैनल है, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे, अब पोरिन प्रोटीन की बात की गई है तो पोरिन, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पोरिन पहले बताइए पोरिन क्या है? ठीक, लार्ज साइज चैनल प्रोटीन, ठीक। ये पॉइंट याद रखें। ये क्या है? लार्ज साइज चैनल प्रोटीन, ठीक बच्चों। ये कहाँ पाया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप बताइए, जब मैंने आपसे कहा पोरिन प्रोटीन मेम्ब्रेन में पाई जाती, कहाँ पाई जाती? ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देना, प्रोकैरियोट में इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, ध्यान दीजिएगा। तो इसके मतलब उसमें पाए जाएंगे सेल मेम्ब्रेन पे। कहाँ पाए जाएंगे? ये बात क्लियर हो गए, ठीक। और अगर मैं यूकैरियोट की बात करता हूं तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, दोनों में ध्यान देना पड़ेगा। देखिएगा प्रोकैरियोट है, अब प्रोकैरियोट में आपको मालूम है
कि इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स क्या है, एब्सेंट है, तो वहाँ कहाँ हो गए, सेल मेम्ब्रेन पे। ठीक, जब बैक्टीरिया हम सेल मेम्ब्रेन पे हो जाएंगे। अगर यूकैरियोट में आएंगे तो आप ऐसे में डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, प्लास्टिड्स हैं, उन पे दो कोई पाएगा। देखो बेटा, ये बात क्लियर हो गई बच्चों। ठीक, ये देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, पोरिन प्रोटीन फ्रॉम लार्ज साइज चैनल प्रोटीन है इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। रुको मेरे बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात क्लियर हो रही, ये साइटोलॉजी का है। अगर बेटा देखिएगा, मैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा हूँ, ठीक, अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे, ये देखिए मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया, ठीक, देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे प्लास्टिड की बात कर रहा हूँ तो देखिएगा ये प्लास्टिड मैंने बनाया है और ये थैलाक्वाइड्स हैं, ठीक। तो आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे ये जो अपर्चर है, यहाँ पे पोरिन प्रोटीन पाई गई है, यहाँ पे पोरिन प्रोटीन पाई गई बेटा, ठीक, इसकी सरफेस। अब यहाँ पे कितना बढ़िया चीज़ बन गई। अब आप देखिए, क्या माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी सेम है कि डिफरेंट? डिफरेंट। आउटर मोर परमेबल, इनर लेस परमेबल कंपेयर टू आउटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरिन प्रोटीन। बोलो बच्चों, ये बात समझे बेटा? ठीक, तो ये चीजें आपको देखो, अब यहाँ ये बात आई, क्वेश्चन उसने उठा के बना देगा। अब आप रटे पोरिन और इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया, अब वहाँ क्वेश्चन आ गया परमेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। तो अब क्वेश्चन आया, क्या जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, जो क्लोरोप्लास्ट है, जो प्लास्टिड का एक एग्जाम्पल है, जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, इनकी जो दोनों मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनकी परमेबिलिटी जो है सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। मोर परमेबल कौन? आउटर। लेस कौन? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरिन। पोरिन क्या है? प्रोटीन। अब तो बात क्लियर हो गई, आए बच्चों? और क्लियर, लार्ज साइज चैनल प्रोटीन बोलो, समझे बच्चों? कठिन तो नहीं लगा बेटा? ठीक, अच्छे से पढ़िए इसको। ये पॉइंट बहुत पूछा गया, SSI वाला और SSC वाला, जरूर याद कर लीजिएगा। आगे आओ मेरे बच्चों, ये देखिएगा, देखें 11.1 फिगर देखो, फिगर देखिएगा बेटा। यहाँ पे आप यहाँ पे देखें, जब मॉलिक्यूल बाइंड हुआ और फिर इसके देखिएगा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है और ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल। आप देख सकते हैं बेटा, फिगर आप NCERT का ही देखिएगा, इन्होंने लिपिड बाई लेयर बनाई है, देख सकते हैं ये बनी है, देखो बनी है, और उनके बीच में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बनाई है। देखिएगा पहले नंबर देखिए, जो एक तरफ फिगर है तो उसमें एक तरफ तो मॉलिक्यूल हैं और दूसरा मॉलिक्यूल नहीं है, उसमें उन्होंने केवल बेटा मॉलिक्यूल की डायरेक्शन की दिखाया है। और जैसे दूसरे नंबर के फिगर को आप देखते हैं बच्चों, तो वहाँ पे देखिएगा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है और ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल है। हम बना नहीं रहे, आपको देखना है, तुरंत देखिए, ठीक है, इससे समय लगेगा। क्लियर हुआ बेटा? आप ऐसे देख लो बेटा, देखिए, देखो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ये मॉलिक्यूल इधर आए तो ये ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल हो गया। आगे बच्चों, ये ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल हो गया, ये ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल हो गया। बड़ा समझ आ गया बच्चों? ठीक है। ये तो लिपिड बाई लेयर में जो फॉस्फोलिपिड हैं, उनमें ये ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन पाई गई, और जो ये मॉलिक्यूल लेके गए इनको ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल कहेंगे। आया? तो बेटा ध्यान देना, तो ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल जो हैं एक एंड से दूसरे एंड की ओर जाएंगे, ठीक, और जो ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन है वो लिपिड बाई लेयर में इम्बेडेड है, धसी हुई है। देखो आ गया बेटा? समझ आ गया? ठीक। अगली चीज बहुत अच्छे से देखिए, फिर देखो यहां पे देखना है, एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल बाउंड टू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन देन रोटेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों देखिएगा, ट्रांसपोर्ट देन रोटेट एंड रिलीज मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल। दो चीजें हैं, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है एक एंड से दूसरे एंड पे, मतलब इस एंड से इस एंड पे जो ले जाती मॉलिक्यूल को, उसको दो प्रोसेस ले जाती है, रोटेट एंड रिलीज।
देखो दोनों बॉक्स में करिए, रोटेट एंड रिलीज। रोटेट किया, बस है, मतलब रोटेट में समझ गए, पलट गई और रिलीज कर दिया। तो मॉलिक्यूल को जो सप्लाई करते हैं एक एंड से दूसरे, वो किस प्रक्रिया से करते हैं? रोटेट एंड रिलीज। देखो कितना अच्छा शब्द दिया है, रोटेट एंड रिलीज। तो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन में कैसा मूवमेंट होता है? रोटेट एंड रिलीज। आप ये याद करो, बाकी क्या मतलब मुझे मतलब नहीं मुझे, ठीक है, रोटेट एंड रिलीज। ठीक है, आगे आएंगे मेरे बच्चों। ये देखिए वाटर चैनल, बस ये भाई याद कर लेना बड़ा, उनको एक्वापोरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? और सुनना बच्चों, देखिएगा एक्वापोरिन जो है ये प्रोटीन के चैन बने होते हैं, और इसमें प्रोटीन के कितने यूनिट होती हैं? 8। सेम टाइप की डिफरेंट टाइप? डिफरेंट। बस ये पॉइंट याद कर लो। लिखा? क्लियर हो गया बेटा? जो एक्वापोरिन है वो 8 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन से बना होता है, और ये वाटर के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। बेटा कितना समझ आया मेरे बच्चों? पूरा क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक, आ गया। अब बेटा आगे हम बढ़ते हैं, जो बहुत सरल है, इसको देखते हैं हम लोग क्या दिया है इन्होंने। देखिए बच्चों, पैसिव सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट, ठीक है। देखें बच्चों, देखिए इसको हटा दें, इसे हटा दूं बेटा, ठीक। अब यहाँ पे अगली चीज है, अगला जो टॉपिक है पैसिव सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट। इन चीज़ों को जानना है बेटा। देखो बेटा सीधे मैं ले रहा हूँ एनसीईआरटी का फिगर ले रहा हूँ, उस तरह नहीं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये लिपिड बाई लेयर होगी, ठीक बेटा। ये इसके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, फिगर एनसीईआरटी के देखेंगे आप लोग। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है बच्चों, और जो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है मेरे अनुसार जब भी कभी एनर्जी का यूज़ हो सकता है, ठीक, तो एक ऐसी मॉलिक्यूल है जो एनर्जी का यूज़ भी करती है और एनर्जी का यूज़ नहीं भी करती, और उस प्रोटीन को हम कैरियर प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो लिखा है, फिगर देखिए, फिगर में देखो लिखा, ये देखो क्या लिखा है। अरे बेटा ये क्या लिखा है? देखने में भी घोटाला करते हैं आप लोग। कैरियर प्रोटीन, ठीक। तो एक तो क्वेश्चन आपने ध्यान दिया होगा कि जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट करने वाले होते हैं उसमें जो आपके सिम पोर्ट है, एंटी पोर्ट है, यूनिपोर्ट है, इनके लिए कौन सी प्रोटीन? कैरियर प्रोटीन, ठीक। बहुत अच्छे समझना बेटा। और ये पैसिव प्रोसेस है। कैसे प्रोसेस हैं? पैसिव प्रोसेस हैं। पैसिव प्रोसेस देखेंगे बेटा। देखो पहले देखिए, वन टाइप मॉलिक्यूल वन डायरेक्शन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वन टाइप मॉलिक्यूल वन डायरेक्शन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू कैरियर प्रोटीन इज नोन एज यूनिपोर्ट। समझे बच्चों? सीखना है यहाँ पे आपको यूनिपोर्ट, मैंने बताया बेटा, ठीक। बच्चों देखिए, मान लीजिए ए मॉलिक्यूल कोई है, ठीक है बेटा, अब वो ए मॉलिक्यूल है, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, ठीक, एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है, एक ने वन टाइप, इज नोन एज यूनिपोर्ट, ठीक। अगली चीज मैं बात कर रहा हूं यहां पे,
टू टाइप मॉलिक्यूल, बच्चों ध्यान देना, टू टाइप मॉलिक्यूल, देखिएगा यहाँ पे अपनी एनसीईआरटी में नोट कर लो, जहाँ पे टू टाइप मॉलिक्यूल हैं उसे कहेंगे को ट्रांसपोर्ट। क्या कहेंगे? को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट, ठीक। बच्चों ध्यान देना, टू टाइप मॉलिक्यूल, मान लीजिए ए है, ये बी है, मान लीजिए ये सोडियम आयन है, ग्लूकोज है, मान लीजिए ये इंटेस्टाइन है। समझे बच्चों? ये चीज नोट भी कर लीजिए। मैं आपसे देखिए, पहले तो दो प्रकार के मॉलिक्यूल का अगर कैरियर प्रोटीन के द्वारा मूवमेंट होता है तो उसे हम को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। कोई डायरेक्शन की बात नहीं की गई, बस टू टाइप मॉलिक्यूल कहा गया, मूवमेंट कहा गया और कैरियर प्रोटीन कहा गया। ये कैरियर प्रोटीन है, ठीक है। टू टाइप मॉलिक्यूल थ्रू कैरियर प्रोटीन अगर उनका ट्रांसपोर्ट होता है उसे को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बच्चों ध्यान देना, अगर उस ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल का मूवमेंट सेम डायरेक्शन है, कैसा बेटा? अगर को ट्रांसपोर्ट है और वो सेम डायरेक्शन में है बात, तो उसे कहेंगे सिम्पोर्ट। क्या कहेंगे बेटा? तो इस घटनाक्रम को हम सिम्पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सिम्पोर्ट, ठीक। क्या कहते हैं? सिम्पोर्ट। ये घटनाक्रम आप देखते होंगे, आप लोगों को जब मैं एनिमल फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी जब बताएंगे तो उसमें हम बताएंगे बेटा, जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है उसमें हेल्प करता है सोडियम। कौन करता है? ये बात समझे बेटा, ठीक। अब आप बताइए, तो जब सोडियम है और ग्लूकोज में के एब्जॉर्प्शन में जब ये इसने हेल्प किया, अगर सोडियम है तो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, सोडियम नहीं है तो ग्लूकोज का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई बेटा? अब बताइए, तो जब ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करना है तो उस जगह जो कैरियर प्रोटीन होगी, तो वहां पे एक ए हो गया सोडियम आयन बेटा, इसको मैंने सोडियम आयन मान लिया और इसको मैंने ग्लूकोज मान लिया। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये घटनाक्रम सिम्पोर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? और ये घटनाक्रम आपकी इंटेस्टाइन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये बात समझा है? तो ये आपको एग्जाम्पल्स दो क्वेश्चन बना सकता है बेटा। इंटेस्टाइन में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन ऐसे पूछ दिया उसने बेटा, यूनिपोर्ट है कि सिम्पोर्ट है कि एंटीपोर्ट है? सिम्पोर्ट। आया? यहां नोट कर लेना जहां ये एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है। अब आप ऐसे तो ये तो फिगर आई तो सभी करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल भी तो आपको मालूम होना चाहिए बेटा, ठीक है। फिर बताइए, सिम्पोर्ट का एग्जाम्पल बताओ मेरे बच्चों। हाँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयन एंड ग्लूकोज। आया बेटा? या ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज विद द प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयन इज एग्जाम्पल ऑफ सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट बेटा, ठीक है। और सिम्पोर्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ को ट्रांसपोर्ट। क्लियर हुआ गया बच्चों? ठीक। अब देखिए दूसरी चीज, देखिए ये मान लीजिए मैंने ए है और ये बी है बेटा, ठीक बेटा। देखिए, जब दो प्रकार टू टाइप्स मॉलिक्यूल जिनका ट्रांसपोर्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, किसमें होगा? तो टू टाइप्स है तो को ट्रांसपोर्ट हो गया, अपोजिट डायरेक्शन है तो एंटीपोर्ट हो गया। क्या हो गया बेटा? एंटीपोर्ट। अच्छे समझिएगा बच्चों, एंटीपोर्ट हो गया। क्लियर हो रहा है बेटा? एंटीपोर्ट हो गया, ठीक। अब इसको देखिए, इस चीज का घटनाक्रम की हम चर्चा आपसे करेंगे जब कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी में, ठीक है बच्चों। देख सिखाऊंगा मैं आपको, जैसे ये क्लोराइड आयन है और ये बाइकार्बोनेट आयन है, ठीक। अभी मैं थोड़ा बता दे रहा हूं, इसी को बेटा हम कहेंगे क्लोराइड शिफ्ट। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्लोराइड शिफ्ट। ये चीजें देखो बेटा,
हमें ये तो कि उसको हमने याद कर लिया, कम से हमको इसका आइडिया तो हो। ठीक, अब आप देखें कैसे क्लोराइड शिफ्ट, तो पहले क्लोराइड शिफ्ट को बेटा हैम्सबर्गर शिफ्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये याद करना चाहिए। कोई भी सिलेबस के बाहर नहीं, बिल्कुल सिलेबस की चीज़ें हैं ये, लेकिन हमें उनके विषय में जानकारी लेनी है। अब एंटीपोर्ट सिम्पोर्ट की बात तो हो गई, बस अच्छा क्या बताओ, अच्छा ये अगर पूछा है सिम्पोर्ट सेम डाई तो सभी सही कर देंगे बेटा, आप थोड़ी सही करोगे। पूछा कि सिम्पोर्ट का एग्जाम्पल क्या है, तब बेटा कुछ ही लोग सही करेंगे, जैसे आप। ये बात समझा क्या, एंटीपोर्ट का एग्जाम्पल क्या, तब कुछ ही लोग सही करेंगे, जैसे आप। तो हमें एनसीईआरटी की रीड नहीं करना, हमें एनसीईआरटी क्या कहनी चाहती, मुझे उसके विषय में पूरी बात समझना है, समझाना है। इसीलिए मैं देख रहा हूँ, पहले फिगर्स बात कर रहा हूँ, फिर भी संतुष्ट नहीं, फिर देखा, फिर एक एक लाइन पढ़ के फिर दिखा रहा हूँ, और इसके बाद फिर आज से बार पूछ, तब संतुष्टि मिलती है। ये तो हमें क्या, हम तो पढ़ा तो चुके ही थे। अच्छा बताइए, मैं इन चीज़ों को ना चर्चा करूँ तो आप तो कुछ पकड़ भी नहीं पाओगे। तो आप तो कुछ सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, मुझे सब समझ में आ गया। पोर्ट कहो, चाहे एंटी पोर्ट कहो, चाहे एयरपोर्ट कहो, बोलो बोलो, सब मज़ा आ गया। पढ़ाई में जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तब मज़ा आना चाहिए, रटने का मज़ा नहीं आना चाहिए। रट हर व्यक्ति भी चाहता है, एक मेंढक भी रट लेगा, तोता भी रट लेता है, राम 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 राम, रट लेता कि नहीं रट लेता है। तो क्या नीट सिलेक्ट हो जाता है क्या, हैं? आगे आइए, देखो बच्चों, ये क्लोराइड शिफ्ट, ठीक, पूरा मैं थोड़ा आइडिया दे दूं, हम चर्चा करेंगे। ये देखिए, ये एग्जाम्पल जरूर याद रखना है। क्लोराइड शिफ्ट को हैम्सबर्गर शिफ्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, BUR है, GER, हैम्सबर्गर शिफ्ट। और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के लिए है। किसके लिए है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ठीक, ये चीज़ अगर आप कहें थोड़ा हम आइडिया दे दें बेटा आपको। देखिएगा बच्चों, ये RBC है, थोड़ा देख लो, RBC है, ठीक। RBC में बेटा एक एंजाइम होता है CA, कौन होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कौन होता है बेटा, ठीक है बच्चों। देखिएगा, इसका काम होता है, थोड़ा सा बताएंगे, ये वाटर को जोड़ के बनाता है कार्बोनिक एसिड। क्या बनाता है बेटा, कार्बोनिक एसिड, ठीक। और कार्बोनिक एसिड बेटा ये अनस्टेबल होता है। कैसा होता है बेटा, ये तुरंत टूट जाता है हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन। इतनी बात समझ आ गई, क्लियर हो गया, हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन। और जो ये RBC के बाहर होता है प्लाज्मा, क्या होता है, प्लाज्मा में होता है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। हाँ H2CO3 होता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है बेटा। देखिए अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये एंटीपोर्ट होगा, क्लोराइड बाइकार्बोनेट बाहर आएगा और क्लोराइड आयन अंदर जाएगा। आ गया बेटा, ठीक। अब आप खुद ही समझ जाओ, इतना ही बहुत, मैं यहाँ ही बता रहा हूँ, क्लियर हुआ। तो आप बताओ बेटा, यूनिपोर्ट के तो जनरल एग्जाम्पल हो गए, ठीक। सिम्पोर्ट का एग्जाम्पल कौन है, आपके इंटेस्टाइन में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन सोडियम की प्रेजेंस में लिखा हुआ वहाँ पे, ठीक है। दूसरा बेटा, दूसरा कौन, एंटीपोर्ट, कौन है, क्लोराइड। मतलब बाइकार्बोनेट का RBC से बाहर आना और क्लोराइड का प्लाज्मा से RBC में जाना, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एंटीपोर्ट। बेटा समझ में आ गया बच्चों। तो यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट, अब तो समझ में आ गया, आ गया बेटा, आया बेटा, ठीक। आइए चित्र देखो। अब ये चित्र आपकी जिम्मेदारी से तैयार करेंगे बेटा। देखिए तुरंत आइए, NCERT देखते हैं। सम कैरियर आर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन डिफ्यूजन ओनली इफ 2 टाइप्स मॉलिक्यूल मूव टुगेदर इज सिम्पोर्ट, चर्चा हो गई है। बोथ मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन इन सेम डायरेक्शन, अगर एक ही डायरेक्शन तो क्या कहोगे, सिम्पोर्ट। अगर अपोजिट डायरेक्शन तो क्या कहोगे, एंटीपोर्ट। बेटा आगे देखेंगे बच्चों, मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑन अदर मॉलिक्यूल, द प्रोसेस इज कॉल्ड
यूनिपोर्ट। क्या कहते हैं बेटा? अब तो आ गया। तो सीधे वन टाइप वन डायरेक्शन यूनिपोर्ट, टू टाइप सेम डायरेक्शन सिम्पोर्ट, टू टाइप अपोजिट एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट इज नोन एट बेटा कहेंगे को ट्रांसपोर्ट। आया? ठीक। आगे आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बच्चों देखिएगा, देखिए देखो बेटा, अगर हम इसी में बना ले रहे हैं, चूंकि उसमें देखिएगा, अगर हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट दिखाना है बेटा, देखिएगा, ठीक, मान लीजिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं या 4 मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ ये 100% मान लो यहाँ पे हमें 8 मॉलिक्यूल या इससे 4 से ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान देना। जब मॉलिक्यूल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन के द्वारा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन मतलब अप हिल की ओर, बोलो ठीक है, अप हिल की ओर जब मूवमेंट कराते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी बेटा? एटीपी की। किसकी ज़रूरत पड़ती? अब आप खुद ही देखो, अगर आप किसी ऐसी जो स्लोप आप जाते हैं, चढ़ाई जहाँ पे होती, वहाँ साइकिल जब चलाते हैं तो खूब मेहनत लगानी पड़ती कि नहीं होती? खड़े होके लगाते हैं वो लोग, तो लगती नहीं, तो पूरे खड़े होके चढ़ाते हैं। जब छोटे छोटे होंगे तो आप देखते होंगे, तो एनर्जी देनी पड़ती कि नहीं देनी पड़ती? ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे भी है बच्चों। जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर बच्चों जब मॉलिक्यूल का मूवमेंट कराते हैं तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है एटीपी के फॉर्म में। सुनो, और जब एटीपी के फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ती है तो इसका नाम अब हम कर देंगे पंप। क्या कर देंगे? पंप। अब आप खुद देखो, जैसे आपके घरों में जब पानी आता है, ठीक, तो नल से आ रहा तो कोई बात नहीं है, जब उसको पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, चौथी मंजिल तक भेजना होता है तो नीचे मोटर पंप लगाते हैं। अब मोटर पंप, जब पंप शब्द आ गया तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं। सीधा कॉन्सेप्ट यही है। आया? ठीक है, जहां पंप आ जाए तो वहां तुरंत समझो कि वो एक्टिव का एग्जाम्पल है। ये बात समझ में आ गया बेटा? ठीक, देखिएगा तुरंत बेटा। अब तो ये वही चीज है, इसमें ये जो घटनाक्रम होगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कैसा होगा बच्चों? ध्यान दो, अगर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो पैसिव, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो एक्टिव। देखिए, अगर हाई से लो है तो अलोंग द कंसंट्रेशन, पैसिव प्रोसेस हो गई, और लो कंसंट्रेशन से हाई है तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक, तो एनर्जी रिक्वायर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज नोन एज एक्टिव। और जो ये ले जाएगा उसे हम पंप कहेंगे। क्या कहेंगे? कुछ समझ में आया? आप लोग बहुत अच्छे से नाम सुना होगा, सोडियम पोटेशियम पंप। आगे बेटा हम उसकी चर्चा करेंगे आगे, ठीक है? याद रखेंगे, ये 3 सोडियम 2 पोटेशियम के मूवमेंट पे हेल्प करता है। अब ये सोडियम पोटेशियम पंप है, मतलब इसके लिए रिक्वायर क्या है बेटा? एनर्जी, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और इस घटनाक्रम को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसी को हम बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कठिन बिल्कुल भी नहीं है। बताइए कहीं कठिन है? और इससे आने सारे कॉन्सेप्ट भी निकल आए। कॉन्सेप्ट तो इतने नहीं, मतलब 2 मिनट में आपको पूरे रिकॉल करा दूँ, 2 मिनट लगेंगे। आप घड़ी देखिएगा। पढ़ाना तो इसलिए चूंकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। जब कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाते हैं तो बहुत समय बच जाता है आपका। ये बात समझ आ गए? इससे ज़्यादा एक एक्स्ट्रा लाइन नहीं दी गई है। आप देख लो अपनी एनसीईआरटी। देखिए बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज एनर्जी ट्रांसपोर्ट एंड पंप मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आ गया? ठीक। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैरिड आउट बाय स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन। Different protein in the membrane play major role both active as well as passive transport। अब तो बेटा ध्यान दो, जो मैं इसको पूरे मैं यही चीज कह रहा था। अब मैं यहां कह सकता हूं बेटा, भाई बात सुनना, all active transport are facilitated but all facilitated not active। समझ आया?
इस जो एनसीईआरटी ने लाइन लिखी इसका यही मतलब जा रहा। इसको पढ़िए मेरे साथ, पढ़िए सब बच्चों, देखो लिखा है, देखिए डिफरेंट प्रोटीन इन ए मेम्ब्रेन प्ले मेजर रोल बोथ एक्टिव एज वेल एज पैसिव। आया? अब देखो बच्चों सुनो कैसे, मान ली इसको मैंने मान लिया बेटा, ठीक, तो देखिए ये जो पंप प्रोटीन है ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन को लिए जा रही है, तो क्या हो गया? एक्टिव। और ये लो, हाई से लो क्यों ला रही, तो कैसी? पैसिव। आया बच्चों? अब आप जवाब दो। तो जैसे प्रोटीन, देखिए एक बात जो मैंने आपसे पहले की थी, कंफ्यूजन बिल्कुल भी होना चाहिए, सिंपल डिफ्यूजन इज ऑलवेज पैसिव, ठीक, बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पैसिव। अगर उसमें एनर्जी यूज हो गई तो वही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। आया? अब जवाब दो यहां पे, इस अभी बढ़िएगा नहीं उस लाइन से, कि जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं वो एक्टिव नेचर की होती है कि पैसिव? दोनों। अगर बिना एनर्जी के काम कर रही हैं तो पैसिव, एनर्जी लेके काम कर रही हैं तो, जैसे ये क्या हो गई? एक्टिव, ये क्या हो गई? पैसिव। समझ में आया? क्लियर हो गया? इसको बॉक्स में करो सारे बच्चे, इसको बॉक्स में करिए। डिफरेंट प्रोटीन इन ए मेम्ब्रेन प्ले मेजर रोल इन बोथ एक्टिव एज वेल एज पैसिव। पंप, बच्चों ध्यान दें, पंप आर प्रोटीन, देखिए दे दिया, पंप क्या है? प्रोटीन। मैंने आपसे कहा जब एनर्जी करेगा तो इसको मैं पंप कहूंगा। आया बेटा? दो पंप लिखा, ठीक है। सुनिए, चैनल प्रोटीन है, एनर्जी नहीं चाहिए। कैरियर प्रोटीन है, एनर्जी नहीं चाहिए। पंप प्रोटीन है, एनर्जी चाहिए। क्लियर? आप देखो एनसीईआरटी ने जब बेटा यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट कहा तो वहां कैरियर नाम लिखा, और कैरियर के साथ तो पहले शब्द उन्होंने हेडिंग डाल दिया पैसिव। देखो लिखा आ गया बेटा। इसको बॉक्स में कर लो बेटा। पंप आर प्रोटीन दैट यूज एनर्जी टू कैरी सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। दिस पंप कैन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। मतलब मूवमेंट कैसा हुआ? अप हिल की ओर। किधर हुआ? अप हिल की। ठीक है, मैंने आपसे बता रखा, अभी रीडिंग करना पढ़ा दिया, असली जो था खत्म। तुरंत देखिएगा, ट्रांसपोर्ट रेट रीचेस द मैक्सिमम ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर बीइंग यूज फॉर सैचुरेटेड। मैंने उधर बताया, देख सकते हैं आप लोग। मैक्सिमम होगा जब अगर सभी से जाने लगेगा तो उससे रेट कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है। लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक एंजाइम कैरियर प्रोटीन इज वेरी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक की वेरी स्पेसिफिक। कोई सोडियम ले जाएगा, कोई पोटेशियम ले जाएगा, कोई ग्लूकोज ले जाएगा, ये स्पेसिफिक हुआ। इसको करिए, यह इंपॉर्टेंट चीज है, देखेंगे। स्पेसिफिक, व्हाट इट कैरी अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दिस प्रोटीन सेंसिटिव टू इनहिबिटर रिएक्ट विथ प्रोटीन साइड चेन। मैंने आपको पहले बता दिया था, SSI बताया बेटा। देखिए S का मतलब बोलो सेलेक्टिव, फिर S का मतलब, I का मतलब, तीनों चीज दे दी। आया बच्चों? समझ में आ गया? ठीक, हम पूछेंगे इस बात को। अब आगे ये भाई जो पढ़ाया है इसके एक कंपेयर किया गया, आप कंपेयर देखो, और कंपैरिजन के बाद मैं आगे चर्चा करूंगा। अगले टर्न पे मैं आपसे वाटर पोटेंशियल बहुत अच्छे से पढ़ के आइएगा, बहुत अच्छे से समझाना उसे। ठीक है। तुरंत बेटा देखिए, कंपैरिजन डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। मैं इसमें सीधे सीधे बच्चों, यहाँ पे एक टेबल दी गई है, आपको इसको देखना है। बच्चों देखिएगा, अगर आप सिंपल डिफ्यूजन की बात करते हैं तो जो 5 प्रॉपर्टीज हैं उनमें कोई प्रॉपर्टी को फॉलो सिंपल डिफ्यूजन नहीं कर रहा। आया बच्चों? आप पहली प्रॉपर्टी देख सकते हैं, रिक्वायर स्पेशल प्रोटीन, नहीं चाहिए। हाईली सेलेक्टिव नहीं होता है। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट नहीं होता है। आप फिर ट्रांसपोर्ट नहीं होता है क्योंकि डाउनहिल की ओर होता है।
और रिक्वायर एटीपी एनर्जी नहीं। बड़ा समझा गया। तो आप देख सकते हैं सिंपल डिफ्यूजन जो है उसमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। बोलो। अब आइए फैसिलिटेड डिफ्यूजन में बेटा स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए, ठीक, हाईली सिलेक्टिव है, मैंने आपको SSI बताया हुआ है, ठीक है, सैचुरेशन है बच्चों। बेटा अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है कि नहीं, डाउन हिल, तो अपहिल नहीं हुआ। फिर देखेंगे एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। अब बेटा जैसे ही बेटा हम इसको एक्टिव में चेंज करेंगे तो बेटा तुरंत दो चीज़ें जुड़ जाएंगे, अपहिल मूवमेंट होने लगेगा और एटीपी एस हो जाएगा। कितना समझाएं मेरे बच्चों, पूरा समझा गया? बोलो बेटा, आ गया? ठीक। अब तो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, 5 मिनट है तो बेटा ये बता देते हैं। और प्लांट वाटर रिलेशन, क्योंकि इसमें कुछ समझाना नहीं। देखिए प्लांट वाटर रिलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब आपने लिविंग वर्ड पढ़ा होगा तो उसमें आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि किसी भी लिविंग नेस के लिए ज़रूरी होता है मेटाबॉलिज्म। क्या होता है? और मेटाबॉलिज्म का जो साइट है, जगह, वो है प्रोटोप्लाज्म। और किसी भी प्रोटोप्लाज्म का अगर आप देखो सबसे ज़्यादा कंपोनेंट या सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जाती है वाटर पाई जाती है। आ गया बेटा? ठीक। प्रोटोप्लाज्म का जो 80 से 90% पार्ट कौन है? वाटर। अब देखिए जब वाटर है तो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म है तो लिविंगनेस है, लिविंगनेस है तो ऑर्गेनिज्म है। बात समझे बेटा? तो इसलिए हम यहाँ पे इसको प्रायोरिटी देंगे। क्या है? अब इसमें अलग अलग चीज़ दी गई हैं, इसको आपको याद कर लेना बच्चों। तुरंत आइए मेरे बच्चों, पहली लाइन आ गई, वाटर एसेंस ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। इन्होंने फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज का मैंने यहाँ मेटाबॉलिक शब्द यूज़ किया। जहाँ मेटाबॉलिज्म होगी वहाँ फिजियोलॉजी होगी, जहाँ मेटाबॉलिज्म नहीं होगी वहाँ फिजियोलॉजी नहीं होगी। ठीक है बच्चों? देखिए प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात आ गई, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे माइक्रोब्स हो, चाहे फंजाई हो या अदर्स भी हो। इट प्रोवाइड मीडियम इन मोस्ट सब्सटेंस डिजॉल्व इसको मार्क करिए, प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल इज नथिंग वाटर इन विद डिफरेंट मॉलिक्यूल डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड। कितनी बढ़िया चीज दे दी गई है, दिखा? प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म कुछ नहीं है, प्रोटोप्लाज्म है पानी है जिसमें डिफरेंट सब्सटेंस या तो डिजॉल्व है या फिर सस्पेंडेड है, उसी को प्रोटोप्लाज्म कहा गया। इसीलिए प्रोटोप्लाज्म को सोल्यूशन ऑफ द सोल्यूशन कहा जाता है। और प्रोटोप्लाज्म को इसीलिए बेटा कहा जाता है कोलाइडल सोल्यूशन। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बेटा? समझ में आ गया? इस लाइन को जरूर करिए। फिर जाइए, प्रोटोप्लाज्म क्या है? बोलो, कोलाइडल सोल्यूशन। साइड में नोट कर लो, कोलाइडल सोल्यूशन नोट कर लो बच्चों। कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन। आगे आएंगे बेटा, वाटरमेलन हैज इतने % वाटर। भाई ये याद कर लेना बेटा। अब आप देखिए, कभी देखिएगा तो कितनी बड़ी चीज़ है कि नेचर ने कब क्या चीज़ बनाई। गर्मियों के मौसम में आप देखेगा तो अगर हम अपना एक ही एनिमल गए तो हमारी बॉडी से वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग। स्वेटिंग इसलिए ज़रूरी है कि मेरी बॉडी में कूलिंग होती रहे, जिससे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहे। अब देख, जब स्वेट में वाटर लॉस हुआ तो आप जब पसीने में जाएगा तो पानी तो जाएगा ही, मिनरल भी जाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा गर्मियों की जो भी फसलें हैं, जो भी हैं, उनमें पानी और मिनरल ज़्यादा है। चाहे खरबूजा खा लो, चाहे ककड़ी खा लो, चाहे तरबूज खा लो, उनमें क्या है बेटा? मिनरल वाटर। चूँकि जो लॉस हुआ उस रिक्वायरमेंट की क्या हो सके? पूर्ति हो सके। तो वाटरमेलन में कितने % है बेटा? ये याद करें। ठीक। अगला पॉइंट आप जवाब देना, हम पूछ रहे हैं। मोस्ट हर्बेसियस प्लांट, एनसीईआरटी बड़े तरीके से लिखी गई है ओनली इतने % ऑफ, इतने % बेटा है 10 to 15% ऑफ फ्रेश वेट ऑफ ड्राई मैटर। तो इसमें वाटर कितना हो गया? 85 to 90। ड्राई मैटर कितना है? 10 to 15%। तो रिमेनिंग वाटर नहीं हो गया? आया बच्चों?
अब तुरंत एक क्वेश्चन ही बनाएगा वो, जब नीट में रखेगा। रट्टू क्या लगाएंगे और समझने वाले बच्चे क्या लगाएंगे। उसने पूछा वाटर मेलन और हर्बेसेस में वाटर कंटेंट, तो पहला तो 92% देख लेंगे और फिर 10 से 15% लिखा होगा, कूद के लगाएंगे 10 से 15, क्योंकि देख के गए। जबकि क्या होगा, वाटर कितना होगा 92% एंड 85 to 90%। चूंकि ड्राई मैटर दिया गया है, देखो लैंग्वेज देखिए एनसीईआरटी के, उसने यही क्वेश्चन घुमा दिया, दिखा। ये पॉइंट तैयार करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर प्लांट वेराइज, वुडी प्लांट में रीडिंग कर लो बेटा, पानी की मात्रा कम होती है। शॉर्ट प्लांट में वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है। सीड में अपीयर ड्राई स्टिल हैज़ वाटर, अदरवाइज। देखिए अब देखो, अब सीड है, जैसे गेहूं का सीड है, मक्के का सीड है, तो उसमें पानी की मात्रा कम है, ठीक। तो मैं कहूँगा पानी की मात्रा कम है, तो मैं कहूँगा मेटाबॉलिज्म भी स्लो है, बहुत बेसल रेट में, ठीक। तो ग्रोथ भी बहुत कम होगी, नेग्लिजिबल टाइप की। लेकिन जैसे पानी दिया जाता है, कभी बीज को बोया जाता है तो पानी लगाया जाता है, तो पानी की मात्रा बढ़ी, और जब पानी की मात्रा बढ़ेगी तो मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगी, और जब मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी तो ग्रोथ भी बढ़ेगी। स्टार्ट आया, इस पॉइंट को भी करिए, ठीक। अब ये भाई रीड करिए। टेरेस्ट्रियल प्लांट टेक अप ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर डेली, मोस्ट ऑफ लॉस एयर थ्रू द एवापोरेशन फ्रॉम लीव्स। इसकी हम चर्चा हम लोग करेंगे बेटा, बस रीडिंग कर लो। ट्रांसपिरेशन, बच्चों ध्यान दो, देखिएगा, वाटर लॉस थ्रू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर। प्लांट के वायवी भाग से जो भी पानी वेपर के फॉर्म में लॉस होता है, उस घटनाक्रम को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, जैसे हमारी स्वेटिंग है तो हमको कूलिंग होती है, उसी प्रकार प्लांट की जो कूलिंग है वो ट्रांसपिरेशन से होती है। किससे होती? ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस अभी इतना ही जानना होता, ठीक है। फिर जाइए, ऐसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें प्लांट के एरियल पार्ट से, एरियल पार्ट में मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों, मैं यहाँ लीफ का नाम नहीं ले रहा हूं, लीफ तो है ही बेटा, स्टेम से भी हो सकता है, ठीक है। तो वहां से भी जो लॉस होता है उसे हम बेटा ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य ट्रांसपिरेशन तो बेटा वो लीफ से होता है, लेकिन एडिशनल ट्रांसपिरेशन जो है वो स्टेम या अदर पार्ट से होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नाम दिया, इसलिए मैंने एरियल शब्द यूज किया, मैंने लीफ शब्द यूज ही नहीं किया। ये बात समझे ना? हाँ, ये कहूंगा एरियल में सबसे ज्यादा किससे? लीफ से, जिसे फोलियर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। हम लोग चर्चा आगे करेंगे जब आगे उसकी बात आएगी, ठीक। आगे बढ़ जाओ मेरे बच्चों। ए मैच्योर कॉर्न प्लांट, भाई ये रीडिंग करना है, एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट 3 लीटर ऑफ वाटर इन ए डे, while in mustard plant absorb water equal to own weight in 5 hours। आया बच्चों? अब देखिए, मस्टर्ड प्लांट है, 5 घंटे में इतना पानी एब्जॉर्ब कर लेता जितना उसका क्या है? वेट है। और कॉर्न प्लांट कितना है? 3 लीटर। अब ये याद कर लेना बेटा, इसमें कुछ नहीं। तो कुल मिला के आप एक बात को देख रहे होंगे, देखिएगा, पानी 5 लीटर लिया, पानी अपने वेट के बराबर लिया, लेकिन पानी भर तो नहीं गया प्लांट में, इसलिए लेना पड़ा। यहाँ ये इसका मतलब भी निकालोगे कि किसी प्लांट जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं उसका ज़्यादातर पोर्शन लॉस हो रहा है, और इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट है। और लॉस किसके द्वारा हो रहा है? ट्रांसपिरेशन। यहाँ ये आप ये मत लेना 3 लीटर पानी, ये नहीं कभी आएगा नीट में, और अगर आएगा तो सब करके आएंगे। अब गर्दन काकरोच की काट दी तो सबको मालूम है 1 हफ्ते तक तो जिंदा बना ही रहेगा, उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन ये आएगा 1 हफ्ते तक क्यों जिंदा बना रहा, ये क्वेश्चन आएगा। ये यहाँ पे इतने लीटर पानी ले रहा है तो प्लांट ले रहा है, पानी कहाँ जा रहा है, तो आप सीधे जवाब दो ट्रांसपिरेशन में लॉस हो रहा है। फिर कुछ पानी है जो मेटाबॉलिज्म में यूज हो रहा है, ये मेटाबॉलिज्म को साइड प्रदान कर रहा है। ये बात समझ आ गया बच्चों? ये रीडिंग करिएगा आगे। Because high demand of water, it is nothing surprise that water is often limiting factor of plant growth and productivity in both agriculture और नेचुरल एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर और नेचुरल। इसकी चर्चा हम लोग आगे करें। अगले टर्न पे बहुत अच्छा टॉपिक है वाटर
पोटेंशियल। अच्छे से पढ़ के आइएगा। पहले बच्चों बताओ, जितना मैंने यहाँ तक बताया सबको एक एक लाइन समझ में आ गई? ठीक है बेटा, जो ये चीज़ें एग्जाम्पल भी याद कर लीजिएगा।